नमस्कार, कौशल से रोजगार तक के कार्यक्रम में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम उद्यमशीलता पे बात करेंगे। हम पिछले 2 एपिसोड्स में भी देख चुके हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने रोजगार के विषय में बहुत सारी चर्चाएं एक्सपर्ट्स के साथ की हैं और मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मिस्टर अजय सिन्हा जी को। अजय सिन्हा जी 40 वर्ष से भी ज़्यादा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रह चुके हैं और हीरो मोटो कॉर्प के साथ अपना एक लंबा सफ़र तय किए हुए हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में कार्तिक चंद्रशेखर जी भी हैं और कार्तिक चंद्रशेखर जी जो AIC संगम के नाम से एक इनक्यूबेटर है जो भारत के अंदर हमारी अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। हमारे बीच में मिसेस अनुराधा भवानी जी भी आई हुई हैं। एक बहुत लंबा अनुभव है इनके पास, ये शेल कॉरपोरेशन के साथ भी काम कर चुकी हैं और लगभग पिछले 15 साल से स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में, एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने में इनका एक बहुत अहम भूमिका हमारे देश में रही है। आज हमें इनका भी सानिध्य इस कार्यक्रम में मिलेगा। आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। तो मैं पहला प्रश्न अजय जी आपसे पूछना चाहूँगा, और क्योंकि आज विषय हमारा उद्यमशीलता है और इस उद्यमशीलता में सबसे बड़ा जो सवाल आज हमारे छात्रों का आता है, हमारे स्टूडेंट्स का आता है, क्योंकि हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप की एस्पिरेशन हर किसी में है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऐसे कौन से स्किल्स हैं, ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो युवाओं को, जो स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशन के टाइम पे ध्यान देने चाहिए, जिसके आधार पर, जिस कौशल के आधार पर वो एक अच्छे उद्यमी बन सकते हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कौन से कौशल के गुण उनको डेवलप करने चाहिए? थैंक यू डॉक्टर नेहरू, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इस फोरम में आके बैठा हुआ हूँ और आपसे अपने विचार को मैं आपसे शेयर करूँगा। आपने मेरे से जो पूछा है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं व्हेन दे वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, तो उनमें कौन कौन से एडिशनल स्किल सेट्स उनको अपने अंदर लाना चाहिए। और ये बड़ा अच्छी बात आपने मेरे से पूछी है। मैं उसका जवाब ऐसा दूंगा कि देखिए क्या होता है कि जब एक स्टूडेंट स्कूल में रहता है या कॉलेज में रहता है तो उसको बेसिक एजुकेशन वहाँ से मिलती है और वो बेसिक एजुकेशन वो स्टूडेंट लेके वो अपना काम शुरू करता है, चाहे वो नौकरी करता है या एंटरप्रेन्योरशिप जो भी करना चाहता है करता है। मगर जब आदमी एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में जाने की कोशिश करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि जैसे बेसिक नॉलेज के सिवाय उसका नॉलेज का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी बहुत ज़रूरी रहता है, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं आपको जैसे बताऊँगा, जैसे वेल्डिंग एक ऑपरेशन रहता है जो कि एक वेल्डर समझ सकता है, मगर उस वेल्डिंग का एप्लीकेशन जो रहता है, कहाँ कहाँ कैसे इसको अप्लाई करना है, वो भी बहुत ज़रूरी रहता है। किस तरह का वेल्डिंग सेट होना चाहिए, किस तरह के वेल्डिंग रॉड्स होना चाहिए, किस पैरामीटर्स में वेल्डिंग मशीन को चलाना है, वो बहुत ज़रूरी एक एस्पेक्ट रहता है जो कि फील्ड में बहुत ज़रूरी रहता है। ये तो मैंने आपसे बताया है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन की मैंने बात की है। और जब आदमी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो नेचुरली उसका बिजनेस एक्यूमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि वो किस तरह के बिजनेस को एक्टिवेट करे जिससे कि उसको प्रॉफिटेबिलिटी हो। अनुराधा जी आपसे पूछना चाहूँगा, इन्होंने तो बताया कि इस प्रकार के स्किल्स बच्चों को डेवलप करनी चाहिए, अपने इस प्रकार की नॉलेज। फेलियर्स बड़े होते होंगे बच्चों को जब वो कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं, नया स्टार्टअप शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा कठिन क्या है एक बच्चे के लिए जब वो कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है? संसाधन, ये सारे चीज़ों को डेवलप करने के लिए डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पे आती हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ पे, चैलेंजेस कहाँ आती हैं बच्चों को? आई थिंक आपने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ये सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने आगे लाए हैं तो बहुत सारे यंगस्टर्स, इनफैक्ट मैंने देखे हैं कि स्कूल स्टूडेंट्स आइडियाज़ को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे आइडिया आगे जाएं। तो एट एवरी स्टेज, हर स्टेज के दौरान
आपको चैलेंजेस आते हैं। तो आप जब आइडिया सोचते हैं तो आपको थोड़े अपनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, क्योंकि आपने शायद कहाँ काम नहीं किया होगा। आप बैंक के पास जाएंगे और आप पैसे मांगेंगे तो बैंक आपसे कोलैटरल मांगेगी। तो वो इकोसिस्टम गवर्नमेंट ने काफ़ी डेवलप करवाई है अभी कि आप जाके इंक्यूबेटर्स के साथ काम कर सकते हैं। आप अपनी आइडिया के लिए आपको सपोर्ट मिल सकता है, जैसे आपका एबिलिटी टू टेक द रिस्क। और आपको एक जैसे बोलते हैं ना कि प्लेट में परोसी हुई 8 कटोरियाँ मिलेंगी जो आपको बताएंगे इंक्यूबेटर में कि अगर आपको लोग हायर करने हैं तो आप कैसे करें, HR हायर करना है, आपको अपनी टेक्नोलॉजी का प्रोटोटाइप बनाना है तो आप कैसे, किसके पास जाइए, आपको लॉ ऑफ द लैंड चाहिए, लीगैलिटी समझनी है, GST समझनी है, प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना है तो आप क्या कीजिए। तो उसकी गाइडेंस आपको इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स के साथ ये जो इकोसिस्टम बना रही है गवर्नमेंट, उसके साथ मिल जाता है। आप फेलियर्स की बात करें तो मैं समझती हूँ कि फेलियर्स भी इसमें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि फेलियर्स से हमें बहुत सीख मिलती है। जो सीख हम फेलियर्स से मिलती है वो हमें शायद सक्सेस से नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, तो मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपने बताई, और करेज होनी चाहिए जिसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं चंद्रशेखर जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके अनुभव में जब आप देखते हैं, जैसे अभी अनुराधा जी बता रही हैं कि ये चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, आपने ऐसे फेलियर्स देखे होंगे जो स्टार्टअप्स में बहुत बार अनुभव आपने किए होंगे कि स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स के साथ आते हैं। क्या करना चाहिए इन एंटरप्रेन्योर्स को इन फेलियर से बचने के लिए? ऐसी कौन सी चीज़ों का अनुसरण करना चाहिए, ऐसे कौन से स्किल सेट्स होने चाहिए कि वो फेल ना हो, और या तो खुद से सीखें या दूसरों से सीखें? क्या होना चाहिए ऐसी चीज़ों? क्या होता है कि आप जो एंटरप्रेन्योर बने तो आप पहले ढूंढते हैं कस्टमर, ग्राहक, और ग्राहक ढूंढते ढूंढते आप अपनी कंपनी भी खोजते हैं, क्योंकि ग्राहक का मतलब ये नहीं है कि कंपनी बन गया, ग्राहक पैसे देगा, फिर इतने ग्राहक हों कि आपकी अपनी कंपनी बढ़ जाए और आप लोगों को और नौकरी दें ताकि आपकी कंपनी बड़ी हो। अगर वो चाहिए, आपको स्केल चाहिए, अगर आपको अपनी बड़ी कंपनी बनानी है, उद्योगपति बनना है, तो फिर आपको फेलियर के साथ ही रहना पड़ेगा। तो अगर आपका कुछ समझिए चल पड़ा, कुछ समझे मतलब बना नहीं एक तरह से एक साइड बिजनेस का, तो उसको छोड़ दें और फिर अगला कुछ नया ले लें, या तो उसी बिजनेस में या नए बिजनेस में। अगर आप एक ही चीज के साथ अटक जाएंगे तो फिर फेलियर मुमकिन हो जाएगा या अश्योर हो जाएगा। तो आप जो आपने कहा कि 80% लोग फेल होते हैं, क्या गलतियां करते हैं जो आपने कॉमन गलतियां देखी हैं फेलियर्स की? 2 चीज़ें बोलूँगा, और अनुराधा मैडम ने भी ये बताई, और आपने भी थोड़ा सा उसके ऊपर बोला। एक चीज़ तो है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बोलना महत्वपूर्ण है, जाके बाहर बात करें, कस्टमर से बात करें, मगर जब भी आप जाके किसी से भी बात कर रहे हैं, आपको सुनना है। क्यों सुनना है? सुनने से क्या? सुनने से आप सीख सकते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों क्या मांग रहे हैं आपसे, और अगर आप वो मांग को पूरी कर सकते हैं तो आपकी मतलब आपका कहने का मतलब है कि इस पहला फेलियर का कारण ये है कि लोग अपने आइडियाज लेके मार्केट में बेचने जाते हैं बिना ये समझे कि मार्केट को क्या चाहिए, तो इसलिए सुनने की क्षमता बढ़नी चाहिए। सुनने की क्षमता बिल्कुल बढ़नी चाहिए, और सुनने के लिए आपको अपना दिमाग थोड़ा रोक के बाकियों से आइडिया लेना पड़ेगा। और क्या फेलियर के कारण है? एक तो वो है, और उसी के साथ एक केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई है। आपको अपने स्टार्टअप के पहले 3 या 4 साल समझिए, इंडिया है तो 4 साल समझिए, 4 साल के अंदर आपको
अपने स्टार्टअप में सेल्स सीखना पड़ेगा। अगर आप बेचना सीखें नहीं और अगर आप अपने एम्प्लॉय को या सेल्स टीम को बेचना नहीं सिखा सकते तो फिर आपका स्टार्टअप नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो मतलब ऐसे 1-2 करोड़ वैसे बन जाते हैं, पोटेंशियल है 100 करोड़ 1000 करोड़ का बिजनेस बनने का, मगर अगर वो सीखे नहीं कि सेल्स कैसे करें तो फिर स्टार्टअप सक्सेस नहीं हो पाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा अजय जी कि आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री का क्या रोल है आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए? हमारे देश में क्या रोल इंडस्ट्री निभा सकती है? देखिए, इंडस्ट्री का जो मेजर रोल रहता है, क्या होता है सर कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि कन्वेंशनल एक करिकुलम रहता है, एक सिलेबस तैयार हो जाता है जो कि हर इंस्टीट्यूट में उसको पढ़ाया जाता है, वो बेसिक नॉलेज रहता है। मगर इम्पॉर्टेंट क्या रहता है कि आज जो दुनिया रहती है बहुत जल्दी चेंज हो रही है। आए दिन हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़रूरी रहता है। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम जो थ्योरेटिकल नॉलेज इंस्टीट्यूट से गेन कर रहे हैं उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज में, आज इंडस्ट्री को किस बात की ज़रूरत है, अगर उस चीज़ को हम इंटीग्रेट करें और उसको हम ब्लेंड करें बेसिक नॉलेज में, तो स्टूडेंट को क्या रहता है कि वो फिर इस डायरेक्शन में भी सोचता है, बेसिक नॉलेज भी लेता है और इंडस्ट्री की नॉलेज लेता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। IIT कुरुक्षेत्र REC उस ज़माने में था वो, मैं वहाँ पर गया था अपने कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए और वहाँ से मैंने एक स्टूडेंट को लिया, 4 स्टूडेंट्स भी थे, एक स्टूडेंट को मैंने लिया। बट वो स्टूडेंट मेरे को अभी भी याद है क्योंकि मैंने 20 साल पहले उस स्टूडेंट को रिक्रूट किया था। वो स्टूडेंट अपने बेसिक नॉलेज के सिवाय वो मेरे से बात कर रहा था कि TPM क्या है, सिंगल पीस फ्लो क्या है, और भी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस रहती है, जो कि बेसिक टूल्स रहते हैं, उसके बारे में वो मेरे से बात कर रहा था, उसको उसकी नॉलेज थी। यानी वो स्टूडेंट ने अपने आप को बाकी के स्टूडेंट से आगे पोजीशन करके रखा हुआ था बाय वे ऑफ गेनिंग नॉलेज विच इज इंडस्ट्री में जिसकी ज़रूरत है। ऑब्वियसली उसका सिलेक्शन हो गया। तो मेरा ये पॉइंट है कि स्टूडेंट और टीचिंग स्टाफ और इंडस्ट्री तीनों को आपस में एक काइंड ऑफ ए कोहेसिवनेस होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए कि कल वो जब अपना स्टूडेंट करियर से निकलता है एकेडमिक से, तो उसको क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए जिससे कि इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट कर सके। अभी के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर से एक बार चर्चा जारी रखेंगे और समझेंगे कि कौशल की आवश्यकता और कौशल के गुण कैसे सीखे जा सकते हैं। कूका तुलसी गिलोय अर्क, इसमें तुलसी के साथ गिलोय भी है। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कूका तुलसी गिलोय हमारी इम्यूनिटी के लिए। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। हरियाणा और पंजाब में किसान सड़कों पर है, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार ने बिल पास करा दिए। अब आप क्या करेंगे? ये किसान के हित में नहीं है। हाँ, चौथा ये लेके आए, चौथा बिल लेके आए तो किसानों को प्रोटेक्ट करें तो हमारे को मंजूर है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोज फॉर द इंडिपेंडेंट यू। सवाल का सही जवाब दे और जीते आकर्षक इनाम। सही जवाब देने वालों को मिलेगी ये घड़ी बिल्कुल मुफ्त।
जिसकी कीमत है 3000 रुपए, या आप पा सकते हैं ये ज्वेलरी भी बिल्कुल मुफ्त जिसकी कीमत है 3000 रुपए। नोट, टैक्स और कुरियर के लिए 699 रुपए का भुगतान करना होगा। इनमें से क्या भेलपुरी की मुख्य सामग्री होती है? ऑप्शंस हैं ए अंकुरित अनाज, बी दही, सी शहद या डी मुरमुरे। आपको दिए गए सवाल का उत्तर हमें सिर्फ एसएमएस के द्वारा भेजना है। अगर आपका जवाब ए है तो टाइप करें क्विज स्पेस ए, अगर आपका जवाब बी है तो टाइप करें क्विज स्पेस बी, आपका जवाब सी है तो टाइप करें क्विज स्पेस सी, आपका जवाब डी है तो टाइप करें क्विज स्पेस डी और भेज दें हमें 56161 पर। देखो भाइयों, अन्नदाता धरती माँ पे ये जुल्म ना करियो, पराली ने आग मत लगाइयो। पराली भूमि में मिलाने वाली मशीनों का उपयोग करके भूमि की गुणवत्ता बढ़ेगी, खाद भी कम लगेगी और चोखी फसल भी मिलेगी। जब जब खेत की माटी में पराली को मिलाओगे, अगले साल घना अनाज पाओगे। भारत सरकार व नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हम इस चर्चा को फिर से जारी रखेंगे। मैं अनुराधा जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज रूरल इकोनॉमी बहुत इम्पॉर्टेंट बन रही है और बनती जा रही है, और हमारा देश क्योंकि 70% से ज़्यादा लोग रूरल बेल्ट्स में रहते हैं, तो रूरल इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या स्कोप आपको दिखता है और किस तरह का कंट्रीब्यूशन जो ग्रामीण उद्यमिता है इस क्षेत्र में, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रही हैं? आज 6 महीने हो गए हैं जब से ये पैंडमिक कोविड शुरू हुआ है, और आप सारे आंकड़े जानते हैं कि कितने लाख लोग वापस गांव गए हैं। वो कब वापस आएंगे और कब अपनी वापस शहरों में नौकरियां पाएंगे हम नहीं जानते। तो ये सवाल उनके लिए और हम सब के लिए अभी बहुत निर्भर है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि गांव के तरफ से क्या क्या लोग कर सकते हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं खेत से। खेत चाहे छोटा खेत हो चाहे बड़ा खेत हो, एक तो आप क्या उगाते हैं, पर उसको आप क्या लोकली प्रोसेस कर सकते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फार्मर क्या करेगा, वो अपना सामान लेके मंडी में बेच देगा, पर उसमें आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने अब हिमाचल में हैं और आप सेब ग्रो करते हैं, तो आपके पास जो एक्सेस फ्रूट है, आप उसके कुछ जेली, कुछ जैम, कुछ अपने घर के सारे लोगों के साथ जुड़ के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, कोई गुट बना के, जो गवर्नमेंट आपको 3 या 4% पे लोन देगा इंटरेस्ट पे, उस गुट को आप कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लोकल, जो भी लोकल प्रोड्यूस है। और उसके लिए आजकल बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी नॉट फॉर प्रॉफिट्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको आगे आके उसके लिए आपको सिखाएंगी, आपको पैसे देंगी, आपको ट्रेनिंग देंगी और आपको मार्केट एक्सेस दे देंगी। मैं आपको रोकता हूँ चंद्रशेखर जी, ये जो अभी हम लोग सुन रहे हैं कि वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट में आपको करनी चाहिए, तो इससे आपकी अर्निंग्स भी बढ़ेंगी, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा अगर इस प्रकार का माइंडसेट अगर क्रिएट करना है वैल्यू एडिशन का, कहाँ पे आज चैलेंज है कि ये वैल्यू एडिशन वाला जो अभी बताया मैडम ने कि ये वैल्यू एडिशन कहाँ ये उभर के बाहर नहीं आता, क्या कमियां हैं जिसका, या क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि ये वैल्यू एडिशन का माइंडसेट हमारे युवाओं में जाए? अगर वैल्यू एडिशन रूरल इकोनॉमी और मतलब पूरे भारत में वो माइंडसेट चाहिए, तो ये 2 तरफ से आएगा। एक तो है कि हमारी जो ग्राहक कंज्यूमर है वो अपनी संस्कृति के हिसाब से जो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं, वो वापस उस तरफ जाएं।
है ना, ताकि जो भी ग्राहक चाहेगा उसी में बिजनेस बनेगा। तो थोड़ा सा हमें ये जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने निकाला है वोकल फॉर लोकल, उस पे जाएं ताकि ग्राहक मांगेगा तो बिजनेस आगे आएंगी उनकी डिमांड को पूरी करने के लिए। दूसरी है आत्मनिर्भरता। उसमें क्या चाहिए कि जो भी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं वो ये चाहते हैं कि जो भी उनका जो आमदनी उत्पत्ति हो रही है वो उन्हीं के इकोनॉमी में रहे। क्योंकि अगर आप देखें, जैसे आप ज़्यादातर अपना खेती बाड़ी का या और कुछ भी प्रोड्यूस, जैसे आपने बोला हैंडलूम्स जो भी है, अगर वो आप बार बार बाहर एक्सपोर्ट या मतलब केवल उसी तरह के मार्केट में डालना चाहते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा, और जो भी पैसा बनेगा आपके इकोनॉमी में नहीं बनेगा, बाहर बनेगा। अगर आपको अपने इकोनॉमी में खुशहाली लानी है और जो इतना पैसा बने वो अपनी इकोनॉमी में ही रखना है, तो उसके लिए अगर एंटरप्रेन्योर और कस्टमर वो अपनी संस्कृति में प्राइड लाए तो फिर वो इकोनॉमी बढ़ेगी। आपके विचार में अनुराधा जी, इंडस्ट्री का क्या रोल हो सकता है इस वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने में, और आपको क्या लगता है इंडस्ट्री क्या रोल प्ले कर सकती है? मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण रोल है एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल बिल्डिंग और जॉब क्रिएशन में। एक तो है रोल जो बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो आप अगर कोई मशीन बनाते हैं तो उसके छोटे टूलिंग करते हैं, उसके डेंटिंग पेंटिंग शॉप करते हैं, तो आप अपने जहाँ पर आपकी फैक्ट्री है जैसे उसके 100-200 किलोमीटर के अराउंड जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर सब कुछ एक जगह पे ना किए हुए डिसेंट्रलाइज्ड हब एंड स्पोक मॉडल कैसे करें। जैसे आप जो वेल्डर्स बता रहे थे, आप वहाँ पर वेल्डर्स एक जगह पे करें, दूसरे और स्किल्स अलग की स्किल्स बनाएं, और ऑब्जेक्टिव प्राइवेट सेक्टर का है कि हम अपना प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस पे, बेस्ट क्वालिटी पे in the most efficient manner क्रिएट करें। मैं चंद्रशेखर जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप 50 इन स्टार्टअप्स को इस समय पे प्रमोट कर रहे हैं, आपका इतना बड़ा इंक्यूबेटर है, कुछ आप अपने उन 50 स्टार्टअप्स के बारे में हमें जानकारी दें जिससे लोगों को प्रेरणा मिले ताकि वो भी इस क्षेत्र में एक्सप्लोर करें जो क्लीन एनर्जी के अंदर आप काम कर रहे हैं, और हरियाणा के युवा भी उसको समझ लें कि वो क्या कर सकते हैं जो अनुभव आपके पास है। तो अभी हमारे जो स्टार्टअप हैं 3-4 डिफरेंट प्रोग्राम में हैं। एक तो है नवीकरणीय ऊर्जा में, जिसमें बैटरी टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी भी आती है, और फिर जैसे सोलर, विंड जैसे टेक्नोलॉजी आती है। और फिर उसके सिवाय एक और प्रोग्राम है जो देखता है फॉरेस्ट्री रिलेटेड और एग्रीकल्चर रिलेटेड, जिसमें हम चाहते हैं कि वो स्टार्टअप जो काम करते हैं उससे हमारे खेत के ज़मीन और फॉरेस्ट के ज़मीन में कार्बन ज़्यादा हो जाए। और वो वाला काम प्राइम मिनिस्टर ने अपने पिछले सितंबर के स्पीच में भी बोला है कि बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर हम अपना खेती या खेत को नहीं बचाएंगे तो फिर अगले 10 साल के अंदर हमें पानी का प्रॉब्लम हो जाएगा, हमें अपने आत्मनिर्भरता का अपने खाने के लिए सस्टेनेंस के लिए झंझट हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम अभी नहीं काम करेंगे तो हमें 10 साल के बाद पता चलेगा कि हमारे पास अपने को सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेस नहीं है। हमारे आज यहाँ बच्चे भी बहुत सारे आए हुए हैं, स्टूडेंट्स भी हैं,
और इनमें से अगर आपने कोई प्रश्न पूछना हो, आप अपना नाम और प्रश्न ज़रूर पूछना चाहें एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर। आप में से कोई पूछना चाहेगा? मैं चांदनी एमवोक एंटरप्रेन्योरशिप की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है, जो ये लोकल फॉर वोकल स्कीम चल रही है वो युवाओं के लिए किस प्रकार से लाभदायक है? मैम, ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि वोकल फॉर लोकल युवाओं के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है। क्या आप इस सवाल का उत्तर दे सकती हैं? वोकल फॉर लोकल युवाओं के लिए ही है कि आप अपना शहर या अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के और कोई जगह पे ना जाएं, पर आप कुछ लोकल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ दुकान, कुछ बिजनेस अपने आप शुरू करें और अपने साथ 5 और लोगों को जोड़ें जिनको आप नौकरी दे सकते हैं अपने छोटे एंटरप्राइज में। तो आप अगर यंग हैं, आप में 10-20 साल का आगे देखने का विजन है, तो आप 20 साल के लिए अपने शहर, अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ के 5 से 50-500 लोगों के लिए नौकरी और इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो वोकल फॉर लोकल हैज़ अ विजन विच इज़ अबाउट कि आप अपनी जगह पे जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर इनकम कैसे जनरेट करें, वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें और उस डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी कैसे बढ़ाएं। मैं विजेंद्र वीवो कमेटी का स्टूडेंट। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक गांव का बच्चा कैसे एक बिजनेस स्टार्ट करे कि उसे कम से कम फेलियर मिले, क्योंकि गांव के बच्चे और शहर के बच्चे में एनवायरनमेंट डिफरेंस होता है। ये जो बच्चे ने सवाल पूछा बड़ा अहम सवाल है। गांव के बच्चों में ये मानसिकता है कि वो शायद शहर के बच्चों से कम्पीट नहीं कर सकते, इसलिए वो अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, मेरा तो ये विचार है कि ये एक माइंडसेट है कि गांव के बच्चे शहर के बच्चों से नहीं कॉम्पीट कर सकते हैं, मगर अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि गांव के बच्चे शहर के बच्चों से ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और उसका एक कारण, जो मेजर कारण है, जो मेरी समझ में है कि गांव के बच्चों में ना एक ड्राइव रहता है, एक इच्छा रहती है कि हमें आगे बढ़ना है। और मैं भी दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, मैं भी एक छोटे से शहर से आया हुआ हूँ। और जब मैं छोटे से शहर से दिल्ली में आया था तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगा दिल्ली में, मगर आज मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पर बड़े शहर में आके बहुत कुछ कर पाया। उसका कारण ये है कि गाँव के बच्चे या छोटे शहर के बच्चों में ना एक इच्छा रहती है कि हमें आगे बढ़ना है। और वो जो उस इच्छा के साथ जब वो शहर की तरफ देखते हैं, शहर में संसाधन है, सारे साधन है कि हाँ ये चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है, नॉलेज भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। और जब वो गांव के बच्चे शहर की तरफ देखते हैं तो उनको वो सारे संसाधन और नॉलेज मिलता है जो कि एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। और जब वो कैटलिस्ट का काम करता है तो वो बच्चे आगे निकल आते हैं। बहुत अच्छा। मुझे एक चीज़ और लगती है कि गांव के बच्चों में एक तो मेहनत करने की जो काबिलियत है, क्योंकि गांव में बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि गांव के अंदर जो कंडीशंस ऑफ लिविंग है उसमें चैलेंजिंग सिचुएशन ज़्यादा होती हैं और बच्चे स्ट्रगल करके उसमें से निकलते हैं। और वो ड्राइव भी आपने जो बात बताई, तो इस कारण से मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए करेज, हार्ड वर्क, ड्राइव टू डू ऑलरेडी गांव के बच्चों के पास वो अंदर इनहेरेंट होती है, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं बनिस्बत के शहर के बच्चों के मुकाबले। और मैनेजिंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, अनुराधा जी और अजय जी, आप लोग आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और आपने अपने बड़े अच्छे एक्सपर्ट ओपिनियंस हमारे हरियाणा के युवाओं तक पहुंचाए। ये देश के पूरे क्षेत्रों में भी इसको सुना जाएगा। आज इन युवाओं के बीच में इस मैसेज को भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि कैसे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। नमस्कार।